Hello friends, you are most welcome to my channel The River Textbook। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक भौतिक, फिजिकल को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक, और केमिकल को हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक। तो हमारे आसपास जो भौतिक और जो रासायनिक बदलाव जो ढेर सारे आते हैं उस विषय पे आज हम पढ़ेंगे। In every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. A stretched rubber band also represents a change. आप रोज़मर्रा के जीवन में अपने आसपास रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव अनुभव करते हैं। इन बदलावों में एक या एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। उदाहरण के लिए आपकी माँ आपको बोल सकती है पानी में चीनी मिलाने के लिए, ताकि वो उसका कोल्ड ड्रिंक बना सके। तो ये पानी का और चीनी का एक घोल हो गया, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर सॉल्यूशन ये एक चेंज है। ठीक इसी तरह से दूध से दही बनाना ये एक चेंज है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक तरह का चेंज है, बदलाव है। रबड़ को अगर आप खींचेंगे तो रबड़ इलास्टिक होता है, तो रबड़ जब स्ट्रेच हो जाएगा तो वो भी एक तरह का चेंज है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आप 10 ऐसे चेंजेस का लिस्ट बनाइए जो कि आप अपने आसपास आप नोटिस करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और हम लोग इन बदलावों का नेचर का अध्ययन करेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल को हम भौतिक और केमिकल को हम रासायनिक कहते हैं। 6.1 फिजिकल चेंजेस। एक्टिविटी 6.1 कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? यह है एक्टिविटी 6.1। इस एक्टिविटी में आप एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसको 4 स्क्वायर शेप में उसके 4 पीसेस कर दीजिए। उन 4 स्क्वायर पीसेस और पेपर को और 4-4 स्क्वायर्स में आप उसको बांट दीजिए। फिर ज़मीन पे उसको रख के आप ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर जैसा था, आप उसको उस तरीके से आप उसको जोड़िए। जाहिर सी बात है कागज़ जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि क्या उसमें जो कागज़ का जो गुण है, क्या कागज़ का गुण कागज़ के फाड़ने के बाद चला गया? तो आप पाएंगे कि कागज़ का गुण कागज़ के फाड़ने के बाद नहीं जाता है। ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? इस तरीके से हम चॉक बना सकते हैं। आप आपके क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड के नीचे
जो चॉक के जो डस्ट हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए, या फिर एक छोटे से चॉक के पीस को आप उसको क्रश करके आप उसको चूरा बना दीजिए। थोड़ा सा पानी ले करके आप उसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद आप उसको चॉक के साइज में आप उसको बेल दीजिए और फिर उसको सुखा दीजिए। चॉक फिर से वो तैयार हो जाएगा। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, in bracket ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको समझना होगा ये फ्रीजिंग मिक्सचर किसको कहते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या होता है कि जब आप आइस के साथ, आइस और वाटर के साथ थोड़ा सा अगर आप नमक मिला देंगे, जैसे दो ग्लास टम्बलर में आप पानी लीजिए, दोनों में आप बर्फ़ डालिए, एक में नमक डाल दीजिए और एक में बिना नमक का आप छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप निकालेंगे कि जो नमक वाला जो ग्लास टम्बलर में जो आइस का टुकड़ा है वो आइस कम स्पीड से पिघलता है, लेकिन जो बिना नमक वाला ग्लास टम्बलर में जो आइस का टुकड़ा है वो तेज़ी से पिघल जाता है। नमक मिलाना आइस के साथ या वाटर के साथ, इसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। लो होने के चलते वो मेल्ट भी स्लो करता है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में आप क्या कीजिए कि आप एक प्लास्टिक का या फिर ग्लास के, एक प्लास्टिक या शीशे के ग्लास में आप आइस ले लीजिए और उसका स्मॉल पोर्शन आप उसको मेल्ट कर दीजिए धूप में। अब आपके पास आइस का और वाटर का मिक्सचर है। आप इसको फ्रीजिंग मिक्सचर बनाइए। फ्रीजिंग मिक्सचर कैसे बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल के। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। वाटर सॉलिड आइस वंस अगेन तो नहीं होगा, फिर से वाटर बर्फ़ तो नहीं बनेगा, लेकिन जो बर्फ़ है उसमें उसका मेल्टिंग स्पीड वो स्लो हो जाएगा। Activity 6.4, boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? आप कुछ पानी गर्म कीजिए बर्तन में। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि उसमें से स्टीम निकल रहा है, भाप निकल रहा है। आप एक पैन लीजिए और उसको उल्टा करके भाप के ऊपर रख दीजिए, मतलब भाप के ऊपर टिका लीजिए, इस तरह से कि स्टीम जा करके उसके वॉल को टच करे, पैन के वॉल को टच करे अंदर साइड से। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि उसके ऊपर पानी का बूंद, आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपको उसमें दिखेगा। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो स्टीम है वो पैन के वॉल से जा करके टकराता है और फिर वहाँ पे कंडेंस हो जाता है। इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 6.5, कॉशन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड with a pair of tongues. Keep the tip of the free end on the flame of a gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color? हेक्सा ब्लेड हम आरी को कहते हैं। उसका मतलब टूथड उसका ब्लेड होता है
और वो मेटल की चीज़ों को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। आप चिमटा ले करके एक तरफ से उसको पकड़ के आप उसको गैस स्टोव के ऊपर दूसरे साइड से, दूसरे एंड को गैस स्टोव पे आग के ऊपर आप उसको गर्म कीजिए। कुछ मिनट के बाद आप पाएंगे कि उसका कलर जो है, उसका जो टिप है जहाँ से आप जला रहे हैं, वो चेंज होकर के थोड़ा लाल हो जाएगा, उसका टिप चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप ब्लेड को फ्लेम से आप हटा लीजिए और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो वापस ओरिजिनल कलर में आ गया है। In activity 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. In activities 6.3 and 6.4, water changed its state from solid to liquid or from gas to liquid. In activity 6.5, the hacksaw blade changed color on heating. Properties such as shape, size, color, and state of a substance are called its physical property. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में आपने देखा होगा कि पेपर और चॉक में जो चेंजेस आया है उसके केवल साइज में चेंज आया है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया है। चॉक को तो हम वापस बना भी लिए, पेपर का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, उसके गुण में कोई बदलाव नहीं आया, केवल उसका साइज छोटा हो गया, उसका साइज चेंज हो गया उसको काटने के बाद। फिर चॉक चूरा हो जाने के बाद चॉक का साइज छोटा हो गया। एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में पानी की जो अवस्था है, उसका जो स्टेट है वो चेंज हुआ। जैसे वो सॉलिड से लिक्विड हुआ, फिर गैस से लिक्विड हुआ। इन एक्टिविटी 6.5 में हैक्सा ब्लेड का कलर चेंज हो गया उसको गर्म करने के बाद, लेकिन वो वापस ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो ये सारे जो गुण होते हैं, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया और अवस्था मतलब स्टेट किसी भी चीज़ का, ये सारे प्रॉपर्टीज किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु की, इन सारी चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस के किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये सब अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया। अगर किसी सब्सटेंस का शेप चेंज हो गया तो उसके अंदर फिजिकल चेंज आ गया, अगर उसका साइज चेंज हो गया तो उसके अंदर फिजिकल चेंज आ गया, अगर कलर चेंज हो गया तो उसके अंदर फिजिकल चेंज आ गया, अगर वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो गया तो वो उसका स्टेट चेंज हो गया, उसका अवस्था चेंज हो गया। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आता है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। अभी जैसे चॉक के पीसेस को वापस चॉक बनाया जा सकता है, तो फिजिकल चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है, वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में सब्सटेंस को लाया जा सकता है। फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार का नया चीज नहीं बनता, कोई नया चीज नहीं बनता। जैसे कि फिजिकल चेंज में कागज कटा लेकिन कागज का कागज ही रहा, कागज से कुछ दूसरा चीज नहीं बना। केमिकल चेंज, a change with which you are quite familiar is the rusting of iron. अब
केमिकल चेंज पढ़ेंगे आप काफ़ी फैमिलियर होंगे। लोहे का जंग लगना आप काफ़ी कॉमन चीज़ है, आपने आसपास देखा होगा। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड a rust and the process is called rusting। अगर आप किसी लोहे की चीज़ को, किसी लोहे की वस्तु को आप खुली हवा में रख देते हैं तो वो कुछ दिन के बाद उसके ऊपर ब्राउनिश कवर आ जाता है और उसी को हम रस्ट कहते हैं। और वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये रस्ट उस लोहे के ऊपर आता है, उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे लोहे से बना हुआ गेट्स है पार्क्स में, पार्क में आप जाएंगे तो वहाँ पे लोहे का बना हुआ गेट रहता है। फार्मलैंड्स में, खेती वाले ज़मीन पे जहाँ पे खेती होता है, लॉन्स में या गार्डन में लोहे के बने हुए बेंचेस होते हैं। लगभग सारे लोहे के बने हुए आर्टिकल अगर उसको ओपन में रखा जाए तो उसमें जंग लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर फॉर सम टाइम। आपके घर में जैसे ये कुछ ये सब टूल्स होते हैं जिससे कि आप घर में अपना बागान में काम करते हैं, जैसे शॉवेल्स हो गया, स्पेड्स को हम कुदाल कहते हैं। तो शॉवेल्स, कुदाल, ये सब भी खुले में रहने के कारण आप देखेंगे कि उसमें जंग पकड़ लेता है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन often gets rusted if left in that state for some time। आपके किचन में जो तवा होता है, अगर उसको गीला पोजीशन में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें भी जंग पकड़ लेता है। Rust is not iron, it is different from iron on which it gets deposited। रस्ट आयरन नहीं होता है, ये आयरन से अलग होता है, ये लोहे के ऊपर जमा हो जाता है परंतु ये लोहा नहीं होता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। चलिए हम कुछ और चेंजेस देखते हैं जिसमें कि कुछ नई चीजें बनती हैं। एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये टीचर के द्वारा किया जाने वाला एक्टिविटी है। कॉशन, सावधानी रखना। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। किसी भी जलते हुए मैग्नीशियम रिबन पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए क्योंकि उससे हानि हो सकता है आपके आंखों को। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। टीचर्स को एडवाइस करना चाहिए बच्चों को कि वो जलते हुए रिबन के ऊपर, जलते हुए मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लगातार देखते ना रहें। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। आप एक पतली पट्टी मैग्नीशियम का, एक पतली सी पट्टी ले लीजिए और उसको सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर दीजिए। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, और फिर उसके टिप को आप किसी चिमटे से पकड़ के आप किसी कैंडल फ्लेम के पास लेके आइए। यहाँ पे ये फोटो में है, आप देख सकते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन, इसको पकड़ के यहाँ पे फ्लेम के पास ला करके जलाया जा रहा है। It burns with a brilliant white light. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash। बहुत चमकदार लाइट के साथ ये तेजी से जलता है और जब ये जल जाता है तो एक पाउडरी ऐश
अपने पीछे छोड़ता है, जलने के बाद पाउडरी ऐश बच जाता है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या आपको वो जो राख बचा हुआ है रिबन के जलने के बाद, क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखता है? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम, इसका सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो ऐश जो बना वो ऐश था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो मैग्नीशियम रिबन से एकदम इंटायरली डिफरेंट था और उसका प्रॉपर्टी भी पूरा डिफरेंट था। द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। In equations of this kind, the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equations at this stage। इस स्टेज पे आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यार, इसमें कुछ नहीं है। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टर द मिक्सचर aqueous solution well, मतलब इसका पानी का घोल बना दीजिए। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के को आप कलेक्ट कीजिए, ऐश को कलेक्ट कीजिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और उसको थोड़े से पानी के साथ मिक्स कीजिए। स्टर द मिक्सचर वेल, इन ब्रैकेट aqueous solution, पानी के घोल को हम aqueous solution बोलते हैं। तो आप उसको अच्छे से मिलाइए और उसको घुलाइए। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और उसके बाद पानी के साथ जब उसका मिक्सचर बन गया तो आप उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ आप उसको टेस्ट कीजिए। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? Does the mixture turn blue litmus red? पहले आप रेड लिटमस से चेक कीजिए। रेड लिटमस से चेक करने के बाद क्या उसके ऊपर, मतलब रेड लिटमस के ऊपर आप ये जो एक्वियस सॉल्यूशन बनाया है उसका ड्रॉप डालिए। आप चेक कीजिए कि क्या वो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? फिर उसके बाद ब्लू लिटमस से आप चेक कीजिए। ब्लू लिटमस से चेक करने के बाद आप क्या पाते हैं, आप चेक कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द aqueous सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक? और टेस्ट के बाद आप क्या पाते हैं, हालांकि ये सॉल्यूशन बेसिक है। आप अगर टेस्ट करेंगे तो पाएंगे कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन द वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाने के बाद जो चेंज आया वो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। As you have already learnt in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. Magnesium hydroxide base है. So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. तो मैग्नीशियम का जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो न्यू सब्सटेंस जो बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स किया गया वाटर के साथ जो न्यू सब्सटेंस बना वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी भी टीचर के द्वारा किया जाना है।
dissolve about a teaspoonful of copper sulfate in bracket blue vitriol or नीला थूथा in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. आप एक चम्मच कॉपर सल्फेट आधे कप पानी में आप डाल दीजिए. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन. उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड का इंटेंसिटी नहीं रहता है ज़्यादा, वो थोड़ा पानी के साथ मिक्स्ड रहता है. तो थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें मिला दीजिए. यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन. उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद ये जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट और वाटर का, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. हैव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल. ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. सॉरी, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ चले गए. यहाँ पे हाँ, तो पहले आप एक सॉल्यूशन बनाइए कॉपर सल्फेट का और वाटर का, और उसके अंदर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए. तो उससे उसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा. और उसमें से थोड़ा सा निकाल करके आप थोड़ा सा ग्लास बॉटल में आप उसमें से थोड़ा सा सैंपल आप निकाल लीजिए और उसमें एक यूज्ड शेविंग ब्लेड या फिर एक कांटी डाल दीजिए. लगभग आधा घंटा वेट कीजिए. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन. आधे घंटे के बाद आप सोल्यूशन का कलर ऑब्जर्व कीजिए. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली. आपने जो सैंपल सोल्यूशन पहले जो बचा के रखा था, जिसमें से निकाल करके आपने ये एक्टिविटी किया, उस सॉल्यूशन से जो नया वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें आपने नेल को रखा, उसको आप चेक कीजिए कि दोनों के कलर में क्या चेंजेस आया है. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या आप कलर में किसी भी तरह के चेंज देखते हैं? टेक आउट द नेल और द ब्लेड. हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे. अब आप उसमें से नेल या फिर जो ब्लेड आप रखे हैं आप उसको बाहर निकालिए. क्या आप उसमें जो ब्लेड है उसमें किसी भी प्रकार का आप चेंज आप देखते हैं? तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला है सैंपल सॉल्यूशन जो कि आप बनाए थे और उसके बाद दूसरे में आप निकाल करके आपने इसमें ब्लेड रखा. तो ये ब्लेड थोड़ा ब्राउनिश हो गया है और ये सॉल्यूशन ग्रीन हो गया है. टेक आउट द नेल और द ब्लेड. हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे. तो नेल ब्लेड चेंज हो गया है, उसके वो ब्राउनिश कलर का हो गया है. द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू ए रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. ये जो चेंज आप देख रहे हैं, ये चेंज कॉपर सल्फेट और आयरन के रिएक्शन की वजह से हुआ है. पहले तो आपने जो इसका सॉल्यूशन बनाया ब्लू कलर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, उसमें फिर जब आपने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन नहीं, कॉपर सल्फेट, और उसमें जब आपने उसके बाद जब आप ब्लेड रखे तो फिर वो कॉपर सल्फेट आयरन वाले ब्लेड से वो रिएक्ट कर गया. तो कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन हो गया. द चेंज ऑफ
color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. कलर में जो परिवर्तन आया है वो एक नया चीज़ बना जिसको हम आयरन सल्फेट कहते हैं। उसके आयरन सल्फेट के बनने की वजह से उसका जो कलर में जो ग्रीन कलर का हो गया है वो आयरन सल्फेट के बनने से हुआ है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। जो ब्राउन डिपॉजिट जो आयरन नेल के ऊपर आया है वो कॉपर के वजह से आया है। अनदर न्यू सब्सटेंस, वी कैन राइट द रिएक्शन एज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन ब्रैकेट ब्लू, ये सोल्यूशन ब्लू कलर का है, प्लस आयरन। आयरन के साथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे बना एरो मार्क आयरन सल्फेट सोल्यूशन। आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का है, प्लस कॉपर जो कि ब्राउन कलर का जो डिपॉजिट ब्लेड के ऊपर है वो कॉपर है। तो ये दो नई चीज़ें बनी कॉपर सल्फेट और आयरन के रिएक्शन के बाद, आयरन सल्फेट सोल्यूशन और फिर कॉपर। टेक आउट a teaspoonful of vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. आप एक चम्मच विनेगर ले लो टेस्ट ट्यूब में और उसमें एक पिंच आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए। जब आप बेकिंग सोडा उसमें डालेंगे तो उसमें से हिसिंग साउंड करते हुए आपको बबल्स निकलते हुए दिखेगा, गैस का बबल्स। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5. व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर? ये जो गैस निकला हिसिंग साउंड करते हुए, ये जो गैस का बबल्स निकला, इसको आप पास कीजिए ताज़ा तैयार किया हुआ चूने पानी से। सिक्स 6.5, यहाँ 6.5 में ये आपको इसमें विनेगर है, विनेगर और इसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया है, तो फिर हिसिंग साउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकला और इसको लाइम वाटर के साथ पास किया गया। ये यहाँ पे है इस फिगर में। What happens to the lime water? The change in the test tube is as follows. Vinegar in bracket acetic acid, vinegar acetic acid होता है, प्लस बेकिंग सोडा, ये सोडियम, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इनके रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और फिर दूसरी चीज़ें निकलती हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, एरो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का को CO2, लाइम वाटर का केमिकल नेम है Ca इन ब्रैकेट OH2, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, वाटर का H2O। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है तो उसमें फिर कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होता है जो कि लाइम वाटर को दूधिया बना देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना सकता है। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। ये आप चैप्टर 10 में एक्टिविटी में आप पढ़ेंगे कि जो हम हवा पढ़ते हैं, इस एक्टिविटी के द्वारा जो हम हवा सांस में लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है।
In activity 6.6 to 6.8, you saw that in each change one or more new substances are formed. एक्टिविटी 6 से लेकर के एक्टिविटी 6.6 से लेकर के एक्टिविटी 6.8 तक आपने जो भी एक्टिविटी देखा, इसमें आप देखे होंगे कि इसमें जो भी रिएक्शन हुआ, जो भी बदलाव हुआ, उसमें एक नया चीज तैयार होकर के आया। इसमें जो भी चेंज हुआ उसमें नया चीज बना। In activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burnt. 6.6 में जो ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में बना था वो नया चीज बना। In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. 6.6 एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ जो रिएक्शन हुआ तो फिर आयरन सल्फेट बना और फिर कॉपर बना। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, और ये दोनों नई चीजें हैं, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। कॉपर जा करके ब्लेड के ऊपर जमा हो गया था। इन एक्टिविटी 6.8, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। एक्टिविटी 6.8 में आपने देखा कि विनेगर और बेकिंग सोडा इन दोनों को मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया गया, चूना पानी से पास किया गया, तो चूना पानी मिल्की हो गया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? क्या आप जो नया चीज बना लाइम वाटर में जिसके चलते कि ये मिल्की हो गया, क्या आप बता सकते हैं कि वो नया चीज क्या बना? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. वो चेंज जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा नया चीज़ बनता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। A chemical change is also called a chemical reaction. एक केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। केमिकल चेंजेस हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितनी भी नई चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं वो केमिकल चेंजेस के बाद ही तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। उदाहरण के लिए जैसे कि ओर से अगर प्योर मेटल निकालना हो, जैसे कि आयरन ओर से आयरन निकालना हो, तो केमिकल चेंजेस का मतलब उसको केमिकल सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से पास करना पड़ेगा, तब जा करके आप उसमें से आयरन ओर से शुद्ध लोहा आप निकाल पाएंगे। आयरन ओर तो कंपाउंड रहेगा, उसमें और भी चीज़ें रहेंगी, लेकिन अगर आपको उसमें से शुद्ध आयरन निकालना है तो उसको आपको एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से आपको पास करना पड़ेगा। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक दवा तैयार करने से पहले काफ़ी सारा केमिकल रिएक्शंस करना पड़ता है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। हमारे काम की बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, जिससे कि हम चीज़ों को धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो ये सभी हमें प्राप्त होते हैं केमिकल रिएक्शंस के बाद ये बनते हैं, उसके बाद ये हमें प्राप्त होते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। हर न्यू मटेरियल जो बनता है वो उसका डिस्कवरी होता है, उससे पहले बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं। उन केमिकल रिएक्शन से करने के बाद आपको एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन in bracket ultraviolet for example may be given off or absorbed. पहले ये पढ़ना था, ये छूट गया। In addition to new products, the following may accompany a chemical change.
अब जैसा कि हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन के बाद और या फिर इन केमिकल चेंज एक नया वस्तु, एक या एक से ज़्यादा नई वस्तु बनती है। लेकिन उसके बाद और क्या क्या चीज़ होता है वो इसमें हम देखेंगे। केमिकल चेंज में हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रा वायलेट मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। केमिकल रिएक्शन में हीट, लाइट या फिर कोई दूसरा रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट या हो सकता है, तो ये या तो एब्जॉर्ब होता है और या फिर छूटता है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, आवाज़ पैदा हो सकता है, जैसे कि पटाखे फोड़ते समय साउंड प्रोड्यूस होता है। ए चेंज इन ए स्मेल में टेक प्लेस, गंध में बदलाव आ सकता है। और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, या फिर नए तरह का स्मेल तैयार हो सकता है। ए कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर में बदलाव आ सकता है। ए गैस में बी फॉर्म्ड, एक नया गैस तैयार हो सकता है। एक गैस तैयार हो सकता है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज, जैसा कि आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड एंड लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। कोयले का, लकड़ी का और पत्तों का जलना भी केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज, किसी भी सामान का जलना एक प्रकार का केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज accompanied बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, हमेशा किसी भी वस्तु के जलने के बाद हीट का प्रोडक्शन होता है। सॉरी, हमेशा जब भी कोई भी चीज जलता है तो उसके साथ हीट का प्रोडक्शन होता है। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। पटाखे का एक्सप्लोजन, पटाखे का फूटना, ये एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमोस्फेयर। आप जानते हैं कि इस तरह का जो एक्सप्लोजन है उसमें हीट, लाइट और साउंड तैयार होता है, और अनप्लीजेंट गैसेस मतलब कि गैसेस का स्मेल आपको अच्छा नहीं लगता है। पटाखे फूटने के बाद इस तरह के गैसेस निकलते हैं, आप चलते होंगे और रास्ते में पटाखे वगैरह फूटते होंगे तो उसके बाद जो गैस निकलता है उसका स्मेल आपको अच्छा नहीं लगता है। और ये जो अनप्लीजेंट गैसेस है ये हवा को दूषित भी करते हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क्स, इसलिए आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आप पटाखों के साथ मत खेलो। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? जब खाना खराब हो जाता है तो वो उससे बदबूदार, मतलब कि उससे खराब स्मेल आता है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है? हाँ, ये केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि अगर किसी सेब को अगर आप काट के रखते हैं और थोड़ी देर तक उसे आप खाए नहीं हैं तो थोड़ी देर के बाद कटा हुआ जो सेब है वो उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आपने देखा नहीं है तो आप एक सेब काट के आप देख लीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, और यही एक्टिविटी को आप आलू के साथ और बैगन के साथ भी करके देखिए। आप उनके साथ भी करेंगे तो उनके कलर्स में भी चेंजेस आएगा। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। अब इनके कलर में जो चेंजेस आता है वो नई चीज़ तैयार होने के बाद आता है, और जो नई चीज़ तैयार होता है वही हमें नया कलर के रूप में दिखता है। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? क्या ये चेंजेस केमिकल चेंजेस नहीं हैं? तो ये चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ ए बेस। आपने चैप्टर 5 में
एसिड को आपने बेस से न्यूट्रलाइज किया, क्या न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन? तो क्या न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन है? तो हाँ, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन है। A protective shield. You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, जो कि हमारे वायुमंडल में है और ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सूरज से आता है उससे ये हमें बचाता है। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन क्या करता है कि इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को ऑक्सीजन में तोड़ लेता है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन ओजोन से डिफरेंट है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज? क्या हम कह सकते हैं कि ओजोन का ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होना क्या ये केमिकल चेंज है? तो हाँ, ये केमिकल चेंज है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against the radiation. अगर ओजोन नहीं रहेगा, अगर ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो सीधा हमारे अर्थ के सरफेस तक चला आएगा और हमारे अर्थ के सरफेस पे आएगा तो वहाँ पे जीवन को काफ़ी प्रभावित करेगा, काफ़ी हार्मफुल बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर और कुछ बीमारियां हैं स्किन से रिलेटेड, ये हो सकती हैं, ये खतरनाक है जीव के लिए। ओजोन हमारे लिए एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, जो कि एक प्राकृतिक रूप से ये हमें एक तरह का कवच प्रदान किया हुआ है, जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सूरज से आता है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। We learned in chapter 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? Paheli said that even digestion is a chemical change. आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए तैयार करता है। तो क्या ये केमिकल चेंज है? तो हाँ, फोटोसिंथेसिस भी ये एक केमिकल चेंज है। पहेली कहती है कि हमारा खाने का जो पाचन है वो भी एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन। Let us get back to rusting. This is one change that affects iron particles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. चलिए हम वापस रस्ट पे पहुंचते हैं, रस्टिंग पे। ये बहुत सारे लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं जिनको कि धीरे धीरे ये बर्बाद कर देता है और लोहे की चीज़ें ब्रिजेस बनाने में, शिप्स बनाने में, कार ट्रक के बॉडीज़ बनाने में ये काम में आते हैं। उनके जो चीज़ें हैं, कार की चीज़ें, शिप्स की चीज़ें, ब्रिजेस की चीज़ें, ट्रक बॉडीज़ और बहुत सारी आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो आयरन से बनता है और ये खराब हो जाने के चलते, रस्टिंग के चलते बहुत बड़ा मॉनिटरी लॉस होता है। The process of rusting can be represented by the following equation: iron Fe plus oxygen O2 from the air plus water H2O. In arrow mark rust iron dioxide Fe2O3। ये एक केमिकल रिएक्शन है।
जिसमें कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिल करके रस्ट तैयार करता है, जिसका केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड। रस्ट तैयार होने के लिए दो चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर का रहना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन और पानी का रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हर साल ब्रिजेज, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज, इन चीज़ों को बनाने में आयरन का उपयोग होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में आयरन का उपयोग होता है। और ये इसमें जंग लग जाने के चलते काफ़ी सारा मॉनेटरी लॉस होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन ब्रैकेट और वाटर वेपर इज इसेंशियल। रस्टिंग के लिए आपको ऑक्सीजन और पानी दोनों का प्रेजेंस जरूरी है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स ईजियर। अगर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है तो रस्टिंग भी फास्ट होगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम लोग अभी चूँकि ब्रिजेस, कार्स और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में आयरन की चीज़ों का इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारा मॉनेटरी लॉस होता है जंग लगने के बाद, तो इसीलिए इनको बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमें आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हमें आयरन को ऑक्सीजन और वाटर दोनों से बचाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में ही केमिकल रिएक्शन होता है और तब जाके रस्ट तैयार होता है। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल सा तरीका है, आप उसको पेंट कर दीजिए या उसके ऊपर ग्रीस लगा दीजिए लोहे के ऊपर। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ये जो पेंटिंग है, ये जो कोट्स है, ये आपको समय समय पे करते रहना होगा। अनदर वे इज टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसके ऊपर, लोहे के ऊपर कोई मेटल जैसे कि क्रोमियम या फिर जिंक का लेयर उसके ऊपर बिठा दें। इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. गीता जो है इनकी फ्रेंड है पहेली की, और वो बार बार कंप्लेन करते रहती है कि वो समुद्र के किनारे उसका घर है गीता का, और उसके घर में जो लोहे की जो वस्तुएं हैं उसमें तुरंत तुरंत जंग लग जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें नमी ज़्यादा होती है, और नमी ज़्यादा होने के कारण जो समुद्र के किनारे जो लोहे की वस्तुएं हैं वो जल्दी उसमें रस्ट लग जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम जिंक का लेयर आयरन पे चढ़ाते हैं, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो लोहे के जो पाइप जो हमारे घरों में यूज होते हैं पानी को कैरी करने के लिए, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर जिंक का कोटिंग किया हुआ रहता है। You know that ships are made of iron and a part of them remains under water. आपको पता है कि जनरली शिप्स जो है वो लोहे के बने होते हैं और उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर में रहता है। ऑन द पार्ट अबव water also water drops keep clinging to the ship's outer surface. और पानी के ऊपर का भी हिस्सा जो है उसके ऊपर पानी चिपका हुआ रहता है। पानी में जो हिस्सा है उस हिस्से के ऊपर जो हिस्सा पानी के ऊपर है उस हिस्से के ऊपर भी पानी चिपका रहता है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी साल्ट्स। समुद्र के पानी में ढेर सारा नमक होता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और नमकीन पानी रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको तेज बना देता है।
The process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss of the world? सॉल्ट वाटर होने के चलते जो शिप का जो लोहे का जो पार्ट है वो काफ़ी डैमेज सफ़र करता है, क्योंकि उसमें रस्टिंग बहुत तेज़ी से होता है, बार बार उसको पेंट किया जाता है, बार बार उसको जो भी सेफ्टी का जो चीज़ है उसको अप्लाई किया जाता है, उसके बावजूद भी नमकीन पानी होने की वजह से वो जल्दी डैमेज होने लगता है और हर साल उसका कुछ हिस्सा को हमेशा चेंज करना पड़ता है और इससे काफ़ी मॉनेटरी लॉस होता है. Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. आयरन को जब स्टेनलेस स्टील बनाने के काम में यूज़ करेंगे, जिसको कि स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जब आयरन को कार्बन और दूसरे मेटल्स के साथ मिला करके, जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकल हो गया और मैंगनीज हो गया, तो स्टेनलेस स्टील बनने के बाद आयरन में रस्ट नहीं लगता है. Crystallization. In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of seawater. The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. The shape of the crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substances can be formed from their solution. The process is called crystallization. It is an example of a physical change. Crystallization ये एक physical change का example है. आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि समुद्र के पानी से नमक इवेपोरेशन के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन इसमें क्या लिमिट है कि जो इवेपोरेशन के प्रोसेस से जो सॉल्ट निकालते हैं उसमें प्योर सॉल्ट हमें नहीं मिलता है. उसमें जो सॉल्ट का जो क्रिस्टल्स है, जो सॉल्ट के जो दाने हैं, वो हमें छोटे छोटे मिलते हैं और हमें पूरा क्लियर दिखता नहीं है. लेकिन हम लार्ज नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल्स हम निकाल सकते हैं, प्योर हम सॉल्ट निकाल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से. ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. चलिए हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि चीज़ को गर्म करके हम उसको ठंडा करते हैं. जैसे अगर हमको नमक पानी के घोल से अगर हमको नमक निकालना है तो उसको गर्म करने के बाद उसको हम फिर ठंडा करते हैं. ठंडा करने के बाद उसमें से प्योर नमक का क्रिस्टल्स वो बाहर निकल जाता है. एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर. ये 6.9 एक्टिविटी, इसको भी सावधानी से करना है और आपके टीचर के मौजूदगी में करना है. क्वेश्चन, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करेंगे और पानी गर्म करते समय सावधान रहेंगे. टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक कप पानी ले लीजिए बीकर में और आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए. हीट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टरिंग कंटिन्यूसली. आप पानी को गर्म कीजिए. जब पानी बॉयल होने लगता है, पानी जब उबलने लगता है, तो उसमें आप कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे डालते रहिए और आप उसको मिलाते रहिए, हिलाते रहिए लगातार. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व. कॉपर सल्फेट पाउडर को आप तब तक मिलाते रहिए जब तक कि वो अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे ना आ जाए, मतलब कि अब उसके बाद सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट को लेगा नहीं, पाउडर को अब लेगा नहीं, अब उसमें घुलेगा नहीं. अलाउ इट टू कूल, अब उसके बाद कूल होने दीजिए. डू नॉट डिस्टर्ब द
सोल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। अब उसके बाद सोल्यूशन को आप डिस्टर्ब मत कीजिए जब वो ठंडा हो रहा है। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद आप सोल्यूशन को देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। आप को कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी देर के बाद आप वेट कीजिए, थोड़ी देर तक वेट कीजिए। यहाँ पे ये देखिए क्रिस्टल्स धीरे धीरे नीचे आ जाता है। You have learnt about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. अब आप फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आप अपने आसपास जो चेंजेस हो रहा है आप उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।